हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास की वीडियो में एग्जाम के पैटर्न और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट रासायनिक बंधन फर्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध, उसको आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे अपन शॉर्ट में वीबीटी कहते हैं। सहसंयोजक बंध होता क्या है, सबसे पहले तो ये इस पे डिस्कस करते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जिस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार हो, अर्थात जिसके द्वारा दोनों परमाणु परस्पर बंधे हुए हो, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी सहसंयोजक बंध के अंदर दो परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है, तो उन दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप ये बंध बनता है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध का नाम लैग्म्यूर ने दिया सबसे पहले इसका नाम। और सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जिसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो समान परमाणुओं के बीच बंध बनता है ये, अर्थात बंध बनने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो बिल्कुल समान होती हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन अणु के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन अणुओं के मध्य यहाँ पर इन अणुओं के परमाणुओं के मध्य जो बनने वाला बंध है, वो यहाँ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा तो उन परमाणुओं समान परमाणु हैं और जिनकी विद्युत ऋणता भी समान है, अर्थात ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सेकंड है यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड दो असमान परमाणुओं के बीच बनता है, अर्थात बंध बनने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न होती है। यानी यहाँ पे जो बंध बनने वाले परमाणु हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो असमान होगी, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असमान होने के कारण यहाँ पर एक परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि डाइपोल बन जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे ये ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। सहसंयोजक बंध की प्रकृति समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, और उनमें पहला जो सिद्धांत है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन के द्वारा 1927 में दिया गया, और जिसमें 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने सुधार कर इसका विस्तार किया और सहसंयोजक बंध में अनुनाद, संकरण और दिशात्मक गुणों को समझाया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं, वो एक एक करके उस पर डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट अवधारणा ये है कि संयोजकता कोश यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं। यानी किसी परमाणु के और दूसरे परमाणु के साथ में जब सहसंयोजक बंध बनता है, तो उस समय संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो ही बॉन्ड बनाने के अंदर भाग लेते हैं। अतः सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी सहसंयोजक बंध बनता है उन परमाणुओं के पास में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणविक कक्षक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर
अतिव्यापन के द्वारा, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण कि यहाँ पर परमाणु कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजक बंध बनता है। अतः अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल बनेगा। ये दो परमाणु और उन परमाणुओं के परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल और उनके बीच में ओवरलैपिंग, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। बंध निर्माण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा है वो अप्रोक्स सिमिलर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये इसकी तीसरी अवधारणा। और चौथी अवधारणा में यह है कि यदि परमाणु की निम्नतम या तलस्थ अवस्था, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या न हो तो परमाणु उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाकर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। यानी किसी परमाणु की ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पर्याप्त नहीं है, तो उस स्थिति में वो परमाणु एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदान करेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन की आप देख रहे हैं, कार्बन की ग्राउंड स्टेट के अंदर निम्नतम अवस्था के अंदर यहाँ पे 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2p के अंदर, लेकिन इसकी उत्तेजित अवस्था के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से वो एक्साइटेड स्टेट यानी कि 2p के अंदर चला जाता है और इस प्रकार इसके अंदर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। 4 बॉन्ड या कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना देता है। नेक्स्ट इसकी अवधारणा, बंध निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर नहीं रहता है, अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। ये बॉन्ड बनने के बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है और ये इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अर्थात बंध निर्माण के बाद में इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं जबकि परमाणुओं की पहचान बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के पास में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो विनिमय होता है और इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होने से या एक्सचेंज एनर्जी उत्पन्न होती है जो बंध को स्थायित्व प्रदान करती है। ये तो यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत की अवधारणाएं थी और इस सिद्धांत की व्याख्या हेतु सरलतम उदाहरण जो है वो हाइड्रोजन अणु का बनना है और इस हाइड्रोजन अणु के बनने के सिद्धांत को 1927 में हाइटलर व लंदन ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और हाइड्रोजन अणु का बनना भी समझाया। हाइड्रोजन अणु निर्माण में 2 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन अणु के निर्माण में 2 परमाणु होंगे और उसमें पहला परमाणु यहाँ पे HA तथा सेकंड वाला HB और जिसके इलेक्ट्रॉन क्रमशः फर्स्ट और सेकंड, यानी HA का इलेक्ट्रॉन है 1 नंबर वाला और HB का इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर तथा इनके तरंग फलन यानी वेव फंक्शन है वो है क्रमशः psi A किसका है HA का और psi B यानी कि HB का। जो अनंत दूरी से समीप आते हैं ये दोनों परमाणु जो HA है और HB है वो आपस में अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में आते हैं और हाइड्रोजन अणु का जब निर्माण करते हैं उसमें तो इन दोनों HA व HB परमाणुओं के मध्य 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। इन 2 परमाणु HA और HB के मध्य 2 प्रकार के बल लगते हैं। पहला है यहाँ पर आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा है यहाँ प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स। पहला आकर्षण बल, तो आकर्षण बल यहाँ पर HA परमाणु के नाभिक A यानी HA परमाणु है उसका नाभिक A तथा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन सेकंड यानी कि कुछ HA परमाणु के इलेक्ट्रॉन 1 तथा HB परमाणु के इलेक्ट्रॉन 2। इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और नाभिक के पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में क्या लगेगा आकर्षण बल लगेगा नेगेटिव और पॉजिटिव के मध्य। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का नाभिक जो A है उसके साथ में अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा यहाँ HB परमाणु के नाभिक B
यानी Hb परमाणु का जो नाभिक है B तथा इलेक्ट्रॉन वही, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन जो Hb वाला का 2 नंबर वाला और एक Ha वाला इलेक्ट्रॉन 1st नंबर वाला, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों और इसके Hb के नाभिक B के मध्य भी आकर्षण बल लगता है। सेकंड, यहाँ प्रतिकर्षण बल जो है रिपल्सिव फोर्स किसके मध्य लगता है, तो यहाँ पर Ha परमाणु के नाभिक A, Ha परमाणु का जो नाभिक है A तथा Hb परमाणु के नाभिक B, दोनों नाभिकों के मध्य न्यूक्लियस में प्रोटोनों के कारण पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इसके कारण यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी Ha के नाभिक A तथा Hb के नाभिक B के मध्य, तथा Ha के परमाणु के इलेक्ट्रॉन 1 तथा Hb परमाणु के इलेक्ट्रॉन 2 के मध्य भी प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ भी एक परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, इस कारण यहाँ पे भी प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब 2 हाइड्रोजन परमाणु पास में आते हैं तो उनके ऊपर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान दिशा में, यहाँ पे दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो समान दिशा में या विपरीत दिशा में, एक का और दूसरे का आपस में, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अतः निम्नलिखित 2 स्थितियां संभव है। फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर होता है यानी समान दिशा में एक दूसरे को होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है और प्रतिकर्षण होने से तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लगातार वृद्धि होती है और इस अवस्था में बंध का निर्माण नहीं होता है, इस अवस्था में बंध नहीं बनता है। तो सेकंड, यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है एक दूसरे के तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी आती है तथा एक निश्चित दूरी जिसे साम्य अवस्था दूरी R0 कहते हैं पर तंत्र की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी साम्य अवस्था दूरी पर तंत्र की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम हो जाती है, अर्थात जो साम्य अवस्था दूरी है R0 वह दूरी है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की मध्य बंध बनता है और इसके बाद भी यदि हाइड्रोजन परमाणुओं को निकट लाया जाए, इसके बाद में भी हाइड्रोजन परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो इनके नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। यानी कि यहाँ ये ग्राफ में आप देख रहे हैं ये किस प्रकार ये यहाँ पे ग्राफ के इस एक्सिस के ऊपर स्थितिज ऊर्जा है और इसमें यहाँ पे अंतरानाभिकीय दूरी है, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो दे रखी है। जैसे यहाँ पे अनंत दूरी से 2 परमाणु पास में आ रहे हैं तो यदि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में है तो इस प्रकार का ग्राफ है, और यदि चक्रण समान दिशा में है तो समान दिशा में होंगे तो उस स्थिति में तो स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है और बंध नहीं बनता है, और जब चक्रण विपरीत दिशा में है तभी बंध बनता है और उस स्थिति के अंदर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। कमी आते आते ये यहाँ पे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे इंटरन्यूक्लियस जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे साम्य अवस्था दूरी कहलाती है। और यहाँ इस स्थिति के बाद में भी यदि हाइड्रोजन परमाणुओं को यहाँ निकट लाया जाता है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। प्रतिकर्षण बल है जो वो डोमिनेट हो जाएगा और इस स्थिति में यहाँ प्रतिकर्षण बल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार हाइड्रोजन अणु के लिए वह दूरी जिस पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है साम्य अवस्था दूरी R0 अर्थात बंध दूरी, तथा इस दूरी से संबंधित स्थितिज ऊर्जा को, यानी जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है और वो जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है उसको साम्य अवस्था दूरी R0 कहा गया है, और वो बंध दूरी और इसके ऊपर यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा, इसको या तो हाइड्रोजन अणु की
वियोजन यानी डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार बंध निर्माण के पश्चात ये पहचान करना कठिन होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन Ha परमाणु का तथा कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो Hb परमाणु का है। यानी इलेक्ट्रॉनों की पहचान नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। अतः हाइड्रोजन अणु की दो सहसंयोजक संरचनाएं संभव है। तो पहले यहाँ पे सहसंयोजक संरचना फर्स्ट जो दे रखी है उसमें कि Ha हाइड्रोजन का परमाणु है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट वाला खुद का ही है, और Hb के बाद पास में इलेक्ट्रॉन है वो उसका सेकंड नंबर वाला उसी का ही है। ये इसकी फर्स्ट सहसंयोजक संरचना। और सेकंड सहसंयोजक संरचना है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Ha के पास में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया है, दूसरे वाला का इलेक्ट्रॉन आ गया है Hb का, और यहाँ पे Hb के पास में Ha वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर आ गया है। तो ये दो प्रकार की संरचनाएं संभव होती है। यदि संरचना फर्स्ट व सेकंड के तरंग फलन जो है वेव फंक्शन है वो क्रमशः साई फर्स्ट और साई सेकंड हो, तो साई फर्स्ट जो है उसका मान यहाँ पे साई फर्स्ट जो संरचना फर्स्ट के लिए तरंग फलन है, और इसका मान हो जाएगा साई ए फर्स्ट इंटू साई बी सेकेंड। और इसी प्रकार यहाँ पर जो साई सेकेंड जो है वो संरचना सेकेंड का वेव फंक्शन है, और उसका मान यहाँ पर साई ए सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न तरंग फलन, और इंटू के अंदर यहाँ पर साई बी जो है यानी कि एक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न तरंग फलन। इस प्रकार से यहाँ पे ये साई फर्स्ट और साई सेकेंड का मान समीकरण द्वारा दर्शाया गया है, तथा एक ही तंत्र के तरंग फलन है। ये आप देख रहे हैं साई फर्स्ट और साई सेकेंड है वो एक ही तंत्र के वेव फंक्शन है, लेकिन इनमें से कोई भी हाइड्रोजन अणु को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या कर रखी है, दो संरचना है, तो न तो पूर्ण रूप से ये है, न ही पूर्ण रूप से सेकंड है, न ही फर्स्ट है। अतः हाइड्रोजन अणु का वास्तविक तरंग फलन है वो दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग यानी लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। अतः यहाँ पर साई बराबर हो जाएगा C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। यहाँ पर C1 और C2 जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है, मिश्रण गुणांक है, और यहाँ साई 1 और साई 2 का जो मान है ये इस समीकरणों से साई 1 और साई 2 के ये जो मान दे रखे इसके मान इस समीकरण में अपना रखेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। साई बराबर यहाँ पर C1 और यहाँ पे साई 1 का मान दे रखा है, और प्लस यहाँ पे C2 और ये साई 2 का वैल्यू है वो ऊपर से इस समीकरण में रख दिया, तो इस प्रकार से ये साई का समीकरण प्राप्त हो गया है। यहाँ पर C1 और C2 है हाइड्रोजन परमाणुओं के मिश्रण गुणांक यानी मिक्सिंग कोफिशिएंट है, और हाइड्रोजन अणु के लिए यहाँ C1 बराबर प्लस माइनस C2 होता है, यानी कि C1 और C2 होते तो बराबर है, लेकिन C1 और C2 जो है वो उसकी वैल्यू है वो बराबर होगी, लेकिन होगी वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक। अतः यदि C1 बराबर 1 है तो C2 की वैल्यू होगी तो 1 ही, लेकिन उस 1 का मान है वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। अतः उपरोक्त समीकरण में जो ऊपर ये समीकरण दे रखा है इसमें C1 बराबर 1 रखने पर यहाँ पर C1 तब समीकरण में जो है मान दो मान यहाँ पर साई S तथा साई A संभव होते हैं। समीकरण से दो मान प्राप्त होंगे, मान रखेंगे तब साई S और साई A। यहाँ पर साई S की जगह कई जगह बुक्स में साई पॉजिटिव प्लस दे रखा होता है और साई A की जगह साई माइनस में दे रखा होता है नेगेटिव, और यहाँ पर ये वैल्यू
इस समीकरण से जो पहले वाला साई बराबर यहाँ पर साई 1 प्लस साई 2 जो था उसी के अंदर यहाँ पे इससे पहले जो नेक्स्ट समीकरण था साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 था, उसमें C1 का मान 1 रख दिया है और C1 का मान 1 रखा तो ये वैल्यू यहाँ पर पहली स्थिति में तो यह साई 1 हो गया है और C2 का जो मान है वो एक बार तो +1 रखा है, +1 रखा C2 का मान तो ये यहाँ प्लस आ गया और साई सेकंड रह गया और दूसरा साई ए वाले के अंदर मान के अंदर यहाँ पर C1 का मान तो 1 ही रखा है, लेकिन जब C2 का मान नेगेटिव के अंदर रखेंगे -1 रखेंगे तो यह -1 रखते ही यहाँ पे माइनस आ गया और इस प्रकार से यहाँ पे साई सेकंड, ये यहाँ पे साई एस जो है वो है बंदी अवस्था में लगने वाला आकर्षण बल और साई ए है वो अबंदी अवस्था में लगने वाला प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है। उपरोक्त समीकरणों में साई 1 और साई 2 के मान रखने, यहाँ पर उपरोक्त समीकरण है उसमें साई 1 और साई 2 के जो मान है उसको रखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो समीकरण है इसमें साई 1 का मान, तो ये साई 1 का जो मान है वो रखने पर साई 1 का मान यहाँ पे साई ए 1 इंटू साई बी 2 है, ये मान रख दिया और प्लस का प्लस रहने दिया और साई 2 का जो मान है वो इस प्रकार से साई ए 2 इंटू साई बी 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला समीकरण ये प्राप्त होगा साई एस के लिए और साई ए के लिए है मान रखने पर, इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होगा। और इस प्रकार से इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन अणु के लिए जो बंद ऊर्जा है वो बंद दूरी का जो परिकलित मान है यानी कैलकुलेशन के द्वारा जो मान प्राप्त किया गया हाइड्रोजन अणु के लिए यहाँ पे इस सिद्धांत के द्वारा यहाँ हाइटलर व लंदन ने, तो ये जो परिकलित मान है वो बंद ऊर्जा का जो मान प्राप्त हुआ है वो तो हुआ है 72 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा बंद दूरी जो प्राप्त हुई है वो 0.80 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। जो प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है वो यहाँ पर 109 किलो कैलोरी प्रति मोल तो बंद ऊर्जा प्राप्त होती है और जो बॉन्ड डिस्टेंस से बंद दूरी है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। ये जो प्रायोगिक मान है और ये यहाँ पे परिकलित यानी कि सैद्धांतिक मान है, तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो मान है उनमें असमानता काफी अधिक है और इस असमानता को देखते हुए यहाँ पे पॉलिंग तथा स्लेटर ने आगे इस सिद्धांत में कुछ सुधार किया और जिसको अपन नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।